हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव अंजलि। और आज मैं अपने वीडियो में लेकर आई हूँ वैष्णो माता की यात्रा का व्लॉग। तो मैं यहाँ अपने होटल से अपने फैमिली के साथ निकल चुकी हूँ माता की यात्रा के लिए। तो ड्राइवर भैया हमें लेकर जा रहे हैं, रास्तों के बारे में हमें बता रहे हैं। हमें जहाँ से यात्रा की शुरुआत करनी है वहाँ से भवन का रास्ता 12 किलोमीटर है और भवन से भैरव बाबा की यात्रा का रास्ता 2.5 से 3 किलोमीटर है। तो भैया हमें बता रहे हैं कि हमें कैसे यात्रा की शुरुआत करनी है और रास्ते में हमें बहुत सारे मनोकामनाओं के धागे बंधे हुए मिले। लोग ऊपर से उतरकर अपने मनोकामनाओं की धागा बांधते हैं यहाँ। ड्राइवर भैया हम एक शॉप पर लेकर गए हैं जहाँ से हमने कुछ ज़रूरी चीज़ें खरीदी हैं और अब हम बिल्कुल तैयार हैं माता की यात्रा के लिए और माता के दर्शन के लिए। हमने पूरी तैयारी कर ली है और हम सब बहुत ही खुश हैं, बहुत ही प्रसन्न हैं माता की दर्शन करने के लिए। सब एक्साइटेड हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम यहाँ वैष्णो माता आए हुए हैं माता के दर्शन के लिए। तो अब हमारी यात्रा की शुरुआत हो गई है। अब हम उस रास्ते पर जा रहे हैं जहाँ से हमें यात्रा की शुरुआत करनी है। यात्रा के लिए हमें यात्री पर्ची लेनी होती है जो ऑनलाइन बुकिंग भी होती है। तो हमने ऑनलाइन बुकिंग कर ली थी यात्रा पर्ची की, और जो लोगों ने नहीं ली है यात्रा पर्ची वो लाइन में लगकर यात्रा पर्ची लेते हैं जिसमें थोड़ा समय लग जाता है। तो हम आगे निकल चुके हैं, यात्रा पर्ची से आगे निकल चुके हैं क्योंकि हमारी पहले से बुकिंग हो चुकी थी। और इस रास्ते से निकलने के लिए हमें थोड़ा इंतज़ार भी करना होता है क्योंकि यहाँ चेकिंग होती है। महिलाओं की चेकिंग अलग होती है, पुरुषों की चेकिंग अलग होती है। और हमने थोड़ी रास्ता तय कर ली है तो हमें थोड़ी प्यास लगी है तो हमने यहाँ से चाय वाय पी है और रास्ते में हमने बाणगंगा का दर्शन किया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वैष्णो देवी यात्रा में। यात्रा की शुरुआत में हमें मंदिर भी मिलते हैं जो हमने बाहर से ही दर्शन किए क्योंकि यात्रा के लिए बहुत चलना पड़ता है, बहुत चढ़ाई करनी पड़ती है। रास्ते में चलते हुए चढ़ाई करते हुए अब हम थकने लग गए थे क्योंकि हमारे पास स्टिक्स की कमी थी। हमने अपने स्टिक्स बच्चों को दे दिए थे जो सहारे की ज़रूरत होती है और बहुत ही अच्छा सहारा बनता है स्टिक चढ़ाई के दौरान। तो हमने कुछ स्टिक्स और लिए यहाँ से। चलते चलते रास्ते में हमें श्री चरण पादुका मंदिर का भी दर्शन हुआ। हमने वहाँ भी दर्शन किया, दर्शन करके बहुत ही अच्छा लगा। हमने अपनी यात्रा की शुरुआत शाम के 5:30 के करीब की थी और अब शाम के 7:30 बजने को थे। और चलते चलते आपको बहुत ही प्यास लगती है, पसीना बहुत होता है, डिहाइड्रेशन होता है, बहुत ग्लूकोज और पानी की ज़रूरत होती है। तो हम एक जगह रुक करके चाय और पानी पीने लग गए। बीच बीच में ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बहुत ही स्वेटिंग होता है। आप 2 घंटे के रास्ते में बिल्कुल थक चुके थे क्योंकि इतनी ऊंचाई चढ़ने की हमें आदत नहीं है और हम बिल्कुल थकने लग गए थे। तो हमने थोड़ा ब्रेक लेना सही समझा और हमने कोई 5-10 मिनट का ब्रेक लिया वहाँ पर। फिर हम निकल गए यात्रा पर। कभी सीढ़ियों के सहारे, कभी रैंप के सहारे हम ऊपर की ओर चढ़े जा रहे थे, चढ़ाई करते जा रहे थे। भाभी आप बताएंगे कैसा लगा अभी अपना एक्सपीरियंस बताओ, कैसा लगा आप लोग? बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ? थोड़ा थक गए हैं, थोड़ा माता जी की कृपा रही तो ऊपर तक चले जाएंगे, माता जी के दर्शन हो जाएंगे। दर्शन हो जाए। और जी आप बताएं कैसा लगा आपका एक्सपीरियंस? आपका तो 5वां बार है। हाँ, नहीं चौथी बार है। आप तो पहुंचे हुए खिलाड़ी हैं, माने आपको कुछ नहीं लग रहा होगा? लगता तो सभी को। ये देखो जब रात हो जाती है और आप थोड़ी ऊंचाई पे चढ़ जाते हो तो नीचे से कटरा सिटी का दृश्य बहुत ही सुंदर दिखता है। जब अंधेरा हो जाता है सारे लाइट्स ऑन हो जाते हैं और एक मनमोहक दृश्य देखने को मिलता है हमें ऊपर से, बहुत ही अच्छा लगता है। एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से हमने अपनी यात्रा की शुरुआत कर दी है। रात के 9 बज चुके हैं और सब एक दूसरे को मोटिवेट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही अंधेरा हो चुका था तो मैंने एक हिरण को कैप्चर किया, देखा। जब तक मैं उसको कैप्चर करती वो आगे की ओर भाग चुका था। और इस तरह से धीरे धीरे जैसे जैसे रात होती है लोग विश्राम करने के लिए जगह जगह रुकने लगते हैं तो लोगों की भीड़ थोड़ी कम हो जाती है और घोड़े वगैरह थोड़ा कम मिलते हैं रास्ते में। तो हमने अपनी चाल थोड़ी तेज़ कर दी है लेकिन हम बहुत थक चुके थे उस दौरान। बहुत थक चुकी हूँ, चल नहीं पा रही हूँ, बट बस यही है कि माता के भवन में पहुँचना है मुझे। तो मैंने अपनी हिम्मत जुटा कर रखा हुआ है। रास्ते में माता के दर्शन करके लौटने वाले लोग भी मिल रहे थे। क्या हुआ मिशु?
चलो चलो। क्यों, क्या हुआ? थोड़ा और कोशिश करो, बस अब पहुंचने वाले। चलो देखो, बड़ी मम्मा बड़े पापा सब आगे चले गए, डैडी भी आगे चले गए। अब के 11:30 बज चुके हैं और जैसे जैसी रोशनी हमें दिखाई देती है हमारी उम्मीद बढ़ती जाती है कि हम माता के भवन के नज़दीक आ गए हैं, क्योंकि बच्चे बहुत थक चुके हैं, वो बहुत ही परेशान हो रहे हैं। दर्शन हो गया क्या तुम लोग का? अभी नहीं हुआ? बहुत अच्छा चल रहा है तुम लोग। हमने एक ब्रेक के बाद से फिर से चलना स्टार्ट कर दिया है। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी उस समय और बहुत तेज़ ठंडी हवा चल रही थी, बहुत ठंड लग रही थी। बच्चों को तो स्वेटर के बाद भी ठंड लग रही थी और जगह जगह पत्थर गिरने की आशंका, यहाँ ना रुके, तो ऐसे बोर्ड लगे हुए थे, तो हमने चलना बेहतर समझा। अब चलते चलते रात के 1 बजे हम उस पॉइंट पर पहुँच चुके थे जहाँ से हमें माता के भवन में पहुँचने के पहले स्नान करना था और अपने सारे सामान को लॉकर रूम में जमा करना था। माता के भवन में कोई भी चीज़ ले जाने की अलाउ नहीं होती है। भवन में जाने के पहले सारे सामान को लॉकर रूम में जमा करना होता है और भवन में जाने के पहले आपको स्नान करना होता है, कपड़े बदलने होते हैं। वहाँ फ़ोन ले जाने का भी अलाउ नहीं होता है, कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता है माता के दरबार में, कोई प्रसाद और चुनरी ले जाने की अनुमति नहीं होती है दरबार में। तो अब हमारा भी फ़ोन जमा होने वाला है। स्नान के बाद, कपड़े बदलने के बाद फ़ोन और सारी वस्तुओं को लॉकर रूम में जमा करने वाले हैं। तो मैं आगे वीडियो नहीं बना सकती हूँ, तो उससे पहले की वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि माता के भवन में क्या अलाउ होता है, क्या नहीं होता है। पैसे आप ले जा सकते हो, बाकी वस्तुओं को आप लॉकर रूम में ही रखना होता है। और वहाँ आपको जगह जगह ATM भी मिलेंगे, जहाँ से आपको अगर पैसे की आवश्यकता हो तो आप पैसे निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है पैसे निकालने की। दर्शन के बाद हमें भैरव बाबा के दर्शन के लिए भी जाना था, क्योंकि मान्यता है कि जब तक आप माता के दर्शन कर लेते हो और भैरव बाबा का दर्शन नहीं करते हो तब तक आपकी यात्रा पूरी नहीं होती है। और ये हमने दर्शन के बाद कुछ फ़ोटो क्लिक्स करवाएं, क्योंकि वहाँ वीडियो की कोई अनुमति नहीं है, फ़ोन ले जाने और कैमरा ले जाने की कोई भी अनुमति नहीं है। जितने भी फ़ोटोज़ आपको मिलते हैं माता रानी के, माता के दर्शन के, वो सभी बाहर स्टूडियो के होते हैं, क्योंकि वहाँ किसी को भी फ़ोन ले जाने का अलाउ नहीं है। और इस तरह हमारा माता का दर्शन और भैरव बाबा का दर्शन करने में सुबह के 4 बज जाते हैं और वहाँ बहुत तेज़ बारिश होती है और हम थोड़ी देर रुक जाते हैं। दर्शन के बाद आधे घंटे के विश्राम के बाद हम फिर से नीचे उतरने की यात्रा शुरू करते हैं और चलते चलते हम अर्धकुमारी तक पहुंच जाते हैं। अर्धकुमारी से कटरा सिटी की दूरी लगभग 6 किलोमीटर है, जो बहुत ज़्यादा दूर लगती है हमें, क्योंकि हम चलने के दौरान बहुत ही थक चुके होते हैं। और इस दौरान अगर आप ज़्यादा थक जाते हो तो आपको वहाँ घोड़े, पालकी और ट्रॉलियाँ मिलती हैं, जिसके द्वारा आप नीचे उतर सकते हो, तो आपका रास्ता थोड़ा आसान हो जाएगा। मैंने बिल्कुल पैदल यात्रा की थी, चढ़ाई के दौरान भी और उतरने के दौरान भी मैंने पैदल ही यात्रा की थी, जिस वजह से मैं काफ़ी थक चुकी थी, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और जैसे मैं नीचे आ गई, बिल्कुल कटरा सिटी के पास आ गई, तो मैं बहुत खुश हुई कि माता का दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गया और साथ भी मैं सकुशल नीचे वापस आ गई। थोड़ा थकी थी, थोड़ी परेशान थी, बट पैदल चलकर पूरी यात्रा मैंने कंप्लीट कर ली थी। वैष्णो देवी यात्रा से घर वापस आने के बाद मैंने अपने घर में कन्या पूजन भी किया और साथ में भैरव भैया का भी पूजन किया, और कन्या पूजन के साथ ही ये यात्रा, वैष्णो देवी यात्रा संपन्न हुई। आपको ये मेरी वैष्णो देवी यात्रा व्लॉग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो पे कमेंट करें। थैंक यू।